अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री प्रकाश मिश्र जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री श्रीमन हमारे अनुज डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, इस महाविद्यालय के शिक्षक और प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देता हूँ और साथ ही साथ मैं पूरे महाविद्यालय परिवार के प्रति अपना आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस अवसर पर यहाँ पर आमंत्रित किया है, क्योंकि डॉक्टर आलोक गुप्ता अपना पूरा अधिकार समझते हैं। मैं एक ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर कॉन्फ्रेंस था, वो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 को काशी विद्यापीठ में था, जहाँ मुझे आमंत्रित किया गया। तो मैं 2 दिन रुक करके मैं रात में 1 बजे आया, क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होना था और ये क्योंकि अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए मैं उसी भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं 2-3 बार 2012, 13, 14 के आसपास इस महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में भी आया हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन सब अवसरों पर अपनी बातों को आप तक कैसे प्रेषित कर सकूं। आज एक बहुत अच्छा अवसर है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी सामने युवा बैठे हैं और युवा की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई अवस्था की बात नहीं होती है। और मैंने एक जगह सुना था, जैसा मिश्रा जी ने बोला भी था, कि मैंने 25 साल के बूढ़े और 75 साल के युवा को देखा है और वास्तव में ये एक मानसिकता की बात होती है और जीने की कला की बात होती है। राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसा आप सभी जानते हैं, अभी संचालिका महोदया ने, वक्ताओं ने और जो हमारे प्रतिभागीगण हैं, उन्होंने अपने भाषण, अपने उद्बोधन के दौरान बहुत चीजों को बताया कि 1984 में जब भारतवर्ष में इस बात की चर्चा हुई कि युवा को प्रेरित करने के लिए कोई व्यक्तित्व होना चाहिए, तो ये हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी, उसको हम क्यों ना राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित करें। और उसके बाद से वर्ष 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस लगातार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष एक प्रॉपर थीम भी होती है युवा दिवस की, तो 2026 की भी एक थीम है और उस थीम के आधार पर ही सभी लोग काम करते हैं, पूरे वर्ष उसी तरीके से कार्य होता है। इस बार की थीम है युवाओं का सशक्तिकरण, विकसित भारत की नींव, ये इस बार की थीम रखी गई है। और युवाओं का सशक्तिकरण, विकसित भारत की नींव, मतलब विकसित भारत 2047 की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, अगर वहां तक पहुंचना है तो युवाओं को एम्पावर करना पड़ेगा, युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा, ये इस बार की थीम है। और 2026 तक इस तरीके की चीजें चलेंगी और निश्चित तौर पर जो मिशन विजन बना है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत की बात कही थी, तो युवाओं के बारे में उनके दिमाग में सबसे पहले था, और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि युवा के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। आप सभी को पता होगा कि भारतवर्ष सबसे युवा देश है विश्व में। यहाँ पर 25 वर्ष की कम उम्र तक के लोग 50% और 35 वर्ष की उम्र तक के लोग 65% हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी एक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2030 तक भारतवर्ष सबसे बड़ा युवा फोर्स हो जाएगा। तो पूरे विश्व की निगाहें भी युवाओं के ऊपर टिकी है। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, खासकर शिक्षकों के ऊपर, कि हम युवाओं को सही दिशा और दशा दें। और अभी अपने उद्बोधनों में सभी लोगों ने कहा कि युवा किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इमेंस पोटेंशियलिटी होती है। युवा शब्द भी बहुत पावरफुल है। अगर आप युवा को दूसरी तरफ से पढ़ेंगे तो वायु निकल गया, और वास्तव में युवा के अंदर वायु का ही प्रवाह होता है। वो किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है और हर स्थिति में अपना रोल चेंज करता रहता है। अगर कहीं मतदाता जागरूकता की बात होती है तो वो मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य होता है, और युवा जिसको वाई
UVA कहते हैं, उसका फुल फॉर्म बन जाता है यूथ यूनाइटेड फॉर वोटर अवेयरनेस। अगर कहीं कोविड जैसा दौर आता है तब भी यूथ हमारा आगे आके काम करता है, तो उसका फुल फॉर्म बन जाता है यूथ यूनाइटेड फॉर वायरस अवेयरनेस। कभी जब हम देश की बात करते हैं तो YUVA का फुल फॉर्म हो जाता है यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन। ऐसे युवाओं के कई रोल हैं और उन्हीं सब चीजों को दिमाग में रख करके स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व उनके सामने रखा गया। भारत के पहले आध्यात्मिक गुरु, यूथ आइकन, जिन्होंने पश्चिमी देशों में भारत का जो अध्यात्म है, जो मीमांसा है, जो वेद है, जो दर्शन है, वहां तक ले गए। तो 11 सितंबर 1893 को जब विश्व धर्म सम्मेलन में उनके जो शब्द निकले, जो ताली गूंजी, जब उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल, और फिर जब कंटिन्यू किया, ताली बजने की पूरे हो। और भारत का नाम, आध्यात्म का नाम, दर्शन का नाम बहुत ऊंचा हो। आज उन्हीं विवेकानंद से हमको सीख मिलेगी। विवेकानंद जी ने कहा था, भी सभी लोगों ने बार बार बोला कि युवाओं को लक्ष्य सबसे बड़ी बात, का उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो वास्तव में लक्ष्य एक सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने देखा है विद्यार्थियों को कि लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं और उनका जैसे ये भी तैयारी कर ले, वो भी तैयारी कर ले, यहां भी चले जाए, वहां भी चले जाए। नो, बिटवीन टू स्टूल्स वन कम टू द ग्राउंड। आप कई चीजें रखेंगे तो आप गिर जाएंगे। आपका लक्ष्य यूनिडायरेक्शनल हो, सिंगल दिखना चाहिए। ये 9 के टेबल की तरीके से होना चाहिए। आप 9 का टेबल पढ़िए, 9 1 9, 9 2 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9, 9 6 54, 5 4 9। ऐसे आप 90 तक पढ़िए, वो 9 ही रहता है। तो आपका लक्ष्य हमेशा 9 के टेबल की तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल जो पाना है वो पाना है। वो क्यों नहीं मिलेगा? आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलना है। और शिक्षक का रोल इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं मानता हूं कि एक शिक्षक के अंदर 3 M का होना बहुत जरूरी होता है। पहला M मेंटोर, दूसरा M मोटिवेटर और तीसरा M मॉडल रिसर्चर। 3 M एक शिक्षक के अंदर बहुत जरूरी होते हैं। इस समय आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो एक शिक्षक एक नॉलेज प्रोवाइडर या कंटेंट प्रोवाइडर तो रह ही नहीं गया है। हमारा रोल ऐसे एकदम नहीं है। हम तो आमने सामने बैठे हैं, मेंटरिंग करेंगे, मेंटोर है, मोटिवेटर है, एक मॉडल रिसर्चर है। और यही 3 M वाला एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में 3 M को विकसित करता है। पहला M कहता है कि यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर योर मदर फादर। पहला M, मां बाप के प्रति सम्मान। और मां बाप के प्रति सम्मान तो एक सबसे बड़ी एथिक्स और वैल्यूज की बात होती है, जो मुझे लगता है आज के समय पर जितना वेस्टर्नाइज्ड इंपैक्ट होता है उतना कम होता है। मैं कल अभी जिस कॉन्फ्रेंस में था, एक बड़े सीनियर प्रोफेसर बोल रहे थे, जिस लाइन को उन्होंने बोला था वो मैं बहुत वर्षों से बोलता हूं। मैं अपनी क्लास में सबसे पहले जब जाता हूं तो मैं कहता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता। आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश,
but I never give westernized values and ethics. I focus on Indian values and culture. और यही होना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत युवाओं को कि आज के समय में मोबाइल कल्चर और जो इंग्लिश की जो ऐसी कॉन्सेप्ट के अपने आप को आप एंग्लिसाइज्ड कर दीजिए। But I'm a professor of English. I have been teaching for last 28 years in the university, and I'm a professor for last 30 years. I can speak very good English, very good Hindi, very good Sanskrit, but I speak where it is required, and I never boast of it. मैं क्लास में इंग्लिश बोलूंगा, बाहर निकलेंगे हिंदी बोलूंगा। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनको जरा सा चीजें होती हैं, they actually don't use English, they use westernized impact. Can you please give me a glass of water? ये क्या है? आप शो कर रहे हैं कि आप इंडियन हैं या बाहर से गए। तो मुझे बड़ा कभी-कभी लगता है कि युवा हमारा किस तरफ जा रहा है। मैं एक जगह बोल रहा था कि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। और युवा पीढ़ी को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, भविष्य में गीता और रामायण कौन। ये वैल्यूज लोगों में बहुत जरूरी है। एक टीचर का काम है अपने विद्यार्थियों में 3 M विकसित करना। पहला M मदर फादर के प्रति रिस्पेक्ट। और इसलिए मैं कहता हूं मदर फादर के लिए, क्योंकि मां और पिता से बड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ नहीं होता है। जिसमें मां का रोल पिता से पहले आता है। हमेशा कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता का नाम तो पहले हमेशा आता है, और इसीलिए भी आता है, इसीलिए सम्मान होता है, क्योंकि हमेशा देवी का नाम पहले होता है, देवता का नाम बाद में होता है। चाहे हम राधा कृष्ण बोले, चाहे सीताराम बोले, चाहे लक्ष्मी नारायण बोले, हम देवी का नाम पहले बोलते हैं। और इसीलिए माँ बाप और माँ, मैं तो इस चीज को मानता हूं कि माँ परिवार में इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि M फॉर मदर बोलते हैं। अगर M फॉर मदर में M को हटा देते हैं तो सब चीज तो अदर हो जाती है। इतनी महत्वपूर्ण मदर होती है। और मुझे कोई प्रोफेसर कहता है तो उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई मास्टर कहने लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मास्टर के अंदर फील दूसरी होती है। आप मास्टर शब्द को जरा अच्छी तरीके से भाव के साथ बोलेंगे कई बार, तो आपको कुछ दूसरा ही सुनाई पड़ेगा। मास्टर मास्टर मास्टर, जो मां के स्तर तक जाता है वही मास्टर होता है। तो वास्तव मां जैसी क्वालिटी और मां और पिता दोनों का रोल तो बहुत बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है, इसलिए परिवार मुझसे बार बार, जैसे यहाँ सब लोग बैठे ना, वो कहते हैं कि मेरे लिए इतवार अच्छा है, मेरे लिए सोमवार अच्छा है, मेरे लिए। तो मुझसे कभी कोई पूछता है कि आपके लिए सबसे बड़ा वार कौन सा है, मैं तो कहता हूं परिवार। परिवार से बड़ा वार कुछ नहीं। इसीलिए उस परिवार में माँ पिता सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि देखिए परिवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैमिली, FAMILY। क्यों फैमिली बोलते हैं पता है? F फॉर फादर, A फॉर एंट, M फॉर मदर, और I love you, ILY, फादर एंड मदर, I love you, ये फैमिली है। इसीलिए भी परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है। ये पहला M है जो कि टीचर को अपने विद्यार्थियों में डालना चाहिए। दूसरा M मातृभाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर मातृभाषा में पढ़ाई की बात बार बार होती है। अब ऐसा नहीं सब चीज अंग्रेजी में हो, बच्चे को आप जिस भाषा में समझ में आए शुरुआती दौर में बताइए। और तीसरा M मदरलैंड, आपको अपने देश के प्रति हर तरीके का कार्य। इसलिए विवेकानंद जी कहते थे कि हर दिन 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को आपको करना है, समझना है। एक शिक्षक के अंदर 3 M और वही 3 M विद्यार्थियों के अंदर भी उसका विकसित करने का काम है। इसलिए शिक्षकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी कभी अपॉइंटमेंट में जाता हूं, कोशिश करता हूं कि जो एंट्री लेवल के टीचर्स का अपॉइंटमेंट करूं, उनको बहुत सोच समझ के करूं, क्योंकि एक टीचर जनरेशंस बनाता है।
यहां खड़े होकर के जो बोलेगा वो रोल मॉडल होता है विद्यार्थी के लिए। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि गुड टीचर इज वेरी कॉस्टली बट अ बैड टीचर कॉस्ट मोर। अच्छा शिक्षक महंगा होता है लेकिन खराब शिक्षक बहुत महंगा होता है, वो कितना खराब कर देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है और एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पर ग्रिप बनाना चाहिए, GRIP, ग्रिप। और ग्रिप को अंग्रेजी का शब्द है जिसको हिंदी में पकड़ बोलते हैं, लेकिन मैंने ग्रिप शब्द का इस्तेमाल दूसरे सेंस में किया है। GRIP का मेरे कहने का मतलब है G मीन्स गाइडेंस। एक शिक्षक को, एक विद्यार्थी को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, ऐसा गाइडेंस जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ऐसा भाव जहां उन्होंने बताया था कि सारथी बनिए, स्वार्थी ना बनिए। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षक को अपने विद्यार्थी के अंदर कर्तव्य बोध भी जगाना चाहिए। एक ऐसा बोध, एक ऐसी वैल्यू सिस्टम जिसने एकलव्य जैसे शिष्य को अपना अंगूठा दान देने के लिए मजबूर किया। आई, इंस्पिरेशन, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को इंस्पायर करना चाहिए, ऐसे इंस्पिरेशन जिसने एक महान डाकू को एक महान कवि बना दिया, वाल्मीकि। और पी, परफॉर्मेंस, एक ऐसा विद्यार्थी तैयार करना चाहिए जो परफॉर्म करे, जैसा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया और बहुत बड़े सम्राट ने। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पर ग्रिप बना करके रखनी चाहिए। मैं इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं से यह अपील भी करना चाहता हूं, जैसा मैंने भी कुछ डेटा के माध्यम से बताया, अगर आप समाज में हैं तो समाज में कुछ करें। विद्यार्थी, आजकल का युवा थोड़ा भटका हुआ है, उसका फ्रेंड सर्किल बहुत ज्यादा मजबूत है और इस फ्रेंड सर्किल से थोड़ा उसको दूर भी रहना है। अगर फ्रेंड सर्किल से दूर नहीं रहा तो शायद वो अपना करियर नहीं बना पाएगा। तो हम सभी लोगों का फ्रेंड सर्किल है, लेकिन उसको थोड़ा बच के रहना चाहिए। मेरा फ्रेंड से मतलब है FRIEND, F फॉर फेसबुक, R for Reels, I for Instagram, E for emoji, N for Netflix, T for downloads। तो थोड़ा इस फ्रेंड सर्किल से आप लोग दूर रहिएगा। मैं एक विद्यार्थी बैठा था, एक टीचर ने हमसे कहा कि मेरी क्लास में बहुत मगन होकर के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कैसे जाना? तो कहा कि वो सर झुका के नीचे देखते हैं। मैं किताब में नहीं देखते हुए व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उनके दिमाग में ये चीज आई और मैंने एक बच्चे से एक बार पूछा था क्यों क्लास करते हो? तो कहा हाँ। मैंने कहा क्लास क्या है? कहा क्लास तो एक बहुत सिंपल है, CLASS, कम लेट एंड स्लीप साइलेंटली। ये उसका फुल फॉर्म। मेरे भी दिमाग में आया कि भाई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा होमवर्क वगैरह? तो कहा होमवर्क, हाँ होमवर्क है, लेकिन होमवर्क में समझता हूं कि HOME, हाफ ऑफ माई एनर्जी, WORK, वेस्टेड ऑन रैंडम नॉलेज। तो मैं इस होमवर्क वगैरह को तो यही समझता हूं। तो मैंने कहा कि ये मैथ्स वगैरह तुमको आती है? कहा कि आती क्या मैथ्स पर, तब से मैं 2 घंटे सवाल वगैरह लगा रहा हूं, निकल ही नहीं रहा है। और पता नहीं पहले किसी ने कहा था कि मैथ्स बहुत आसान थी, तो मैं सोच रहा था होगा, लेकिन ये मैथमेटिक है, मेरे माथे में टिकती नहीं है मैथमेटिक। तो मैंने कहा कि तो बड़ा दिक्कत है भाई। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो क्या करेगा कि लोगों ने कहा कि बहुत पहले आसान थी, लेकिन एक बड़ा खुराफाती कोई लड़का था, उसने बड़ा उसको परेशान किया, तो उसने कर ली सुसाइड। अब वो सुसाइड मैथ्स ने कर ली, तो फिर हमारे जैसे सीधे साधे लोगों को परेशान भी कर रही है। मैंने कहा ये सब चीज तुम कैसे जानते हो, कैसे कहे? अरे कहा MATHS है ना, M मेरी, A आत्मा, T तुझे, H हमेशा S सताएगी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो मैंने कहा इस तरीके की चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम्हारा कोई लक्ष्य वगैरह है, विवेकानंद जी के बारे में आप जानते हैं
लक्ष्य की बात करते हैं, अपना लक्ष्य बताइए क्या है। तो कि मेरा लक्ष्य सिंपल है 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या है का 6 डिजिट सैलरी, 5 डे वर्क, 4 व्हीलर कार, 3 रूम फ्लैट, 2 क्यूट बेबी, 1 स्वीट वाइफ। तो ये एक अगर ऐसा युवा है तो उस युवा को सही दिशा पर लाना भी हम सभी का कर्तव्य है। एक कविता मैंने कविता तिवारी की थी जहां उन्होंने बोला था कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, और मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, और मेरे दाता मेरे ईश्वर हम सब मांगते तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और वास्तव में आवश्यकता है विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व की, उनके आचार विचार सबको अपने अंदर समाहित करने की। और मैं समझता हूं कि अगर युवा, जैसा मैंने बताया कि युवाओं का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, अगर युवा को सही दिशा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर युवा देश के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान करेगा। कहते हैं ना कि बीज बो दो फूल बनकर चमन को बहार देंगे, और ये तो सब युवा हैं, इनको सही दिशा दो, राष्ट्र को संवार देंगे। और निश्चित तौर पर जरूर युवाओं के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और इसमें युवाओं में जो बेटियां हैं वो तो बहुत कुछ कर सकती हैं। आज एजुकेशन के सिस्टम में बहुत तेजी से लड़कियों की दखलंदाजी है, उनका प्रदर्शन है, और सही भी बात है कि आज के समय में जरूरत है, और समय की जरूरत है, वक्त का तगाजा है कि बेटियों को पराठे नहीं कराटे की आवश्यकता है, और कराटे सीख रही है, एम्पावर हो रही है। और फीमेल तो मैं समझता हूं जो फीमेल वर्ड है वो भी अपने आप में बड़ा पावरफुल है। कि जो लोग केमिस्ट्री के यहाँ पढ़े होंगे या जानते होंगे, वो Fe जो है वो आयरन का सिंबल होता है। तो अगर आप फीमेल वर्ड को देखिए, आयरन प्लस मेल, जो लौह पुरुष होता है वही महिला है, ये फीमेल का मतलब है। तो मुझे लगता है जितने भी सामने लोग बैठे हैं उन सबके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो देश के लिए बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। और मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। वो सभी घर के लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। और मैं सभी से, आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, हर युवा में 5 ई का होना बहुत जरूरी है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी कई मंचों के माध्यम से बोलते हैं, और जो स्वामी विवेकानंद के विचार हैं उनमें ये सब चीजें मिलती भी हैं कि हर युवा में 5 ई होना चाहिए। उसके अंदर पहला ई एनर्जी होनी चाहिए, शारीरिक और मेंटल। कभी कुछ वक्ताओं ने बोला कि किस तरीके से आप अपनी मानसिक और शारीरिक एनर्जी को मेंटेन कर सकते हो, कैसा उन्होंने कहा। पहला ई एनर्जी, दूसरा ई एजुकेशन, आपको अच्छी तरीके से शिक्षित होना है, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है जो आप में स्किल डेवलप करे, आपको रोजगार के लिए प्रेरित करे और आपको रिसर्च के लिए प्रेरित करे। तीसरा ई एंटरप्रेन्योरशिप, आपको सीखना है कि हम जॉब के लिए नहीं, जॉब क्रिएटर बने, एंटरप्रेन्योर बने। और चौथा ई एथिक्स, हमको वैल्यूज भी ध्यान रखनी है। संस्कार बहुत जरूरी होते हैं, और मैं इस चीज को मानता हूं कि छोटे बच्चे को अगर आप उपहार नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। संस्कार बहुत जरूरी है, इसलिए चौथा ई एथिक्स और पांचवा ई एक्सीलेंस। आप जो भी काम करें वो पूरे एक्सीलेंस के साथ काम करें कि हम यस आई कैन डू इट विद परफेक्शन। और काम भी करें, अगर आपके काम से किसी को प्रॉब्लम है तो उसके सामने भी कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट करते रहे। ये भी देखिए आज की जरूरत है, बहुत ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं। जैसे मुझसे एक बार किसी ने कहा कि आपकी सोशल मीडिया पर बहुत अपडेटिंग रहती है, तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि आखिर ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कुछ हल्का सा मतलब क्रिटिक। तो मैंने उसी सेंस में सोचा मैं कुछ जवाब भी दूं उनको। तो मैंने कहा देखिए, मैं सोशल मीडिया पर कोई चीज अपडेट करता हूं तो जो मैं चाहता हूं
मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। क्योंकि आज आप सभी लोगों को ये पता होगा शायद कि जो शुभ चिंतक लोग होते हैं, आज के समय पर शुभ चिंतक की परिभाषा बदल गई। आपका शुभ होते ही जो चिंतित हो जाए वही शुभ चिंतक है। आज का बिल्कुल टाइम ही बदल गया है, वो नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी पोस्ट मैंने जो डाली है वो अपने लोगों को अच्छी लगे, और मैं ये भी चाहता हूं कि जो हमारे अपने नहीं है उनको खराब लगे। तो मेरा काम तो दोनों हो जाता है कि जिसको खराब लगना खराब लगे ये भी मैं चाहता हूं, जिनको अच्छा लगे उनको अच्छा लगे ये भी मैं चाहता हूं। तो इसीलिए काम करने के टाइम ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके काम से किसी को प्रॉब्लम भी है तो उसको प्रॉब्लम में रहने दीजिए, उसको परेशान होने दीजिए, और कहिए उससे कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो और हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। और इसी भाव के साथ जरूर कहिए और मुस्कुराते रहिए। अभी मिश्रा जी ने चलते चलते कहा है मुस्कुराने का शुक्रिया देते हुए, मैं भी आप सभी लोगों से कहता हूं कि मुस्कुरा मुस्कुरा करके ही काम करिए, और जरूर मुस्कुराइए, और खासकर ऐसे लोगों के सामने जरूर मुस्कुराइए जिनको आपकी मुस्कुराहट से तकलीफ है, उनके सामने जरूर मुस्कुराइए और कहिए कि चलो आज थोड़ा फिर से मुस्कुराया जाए, चलो आज थोड़ा फिर से मुस्कुराया जाए, और बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ एक उस उद्देश्य के साथ कि आप सभी देश, समाज, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका कैसे अदा करेंगे, आपको अपना रोल जरूर सोचना होगा। मैं शहर का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, इसलिए जहां कहीं जाता हूँ इस चीज को जरूर कहता हूँ कि आप स्वच्छ भारत के लिए आप अपने आधार पर आपसे क्या हो सकता है इस चीज को आप जरूर करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और शाम को एक बार घर में जाइए तो जरूर इस चीज को सोचिए कि समाज ने हमको क्या दिया और मैंने आज समाज को क्या दिया। अगर ये क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे तो शायद मुझे लगता है इस देश हमारा वो जो विकसित भारत 2047 की जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री जी की, वो जरूर पूरी होगी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि युवा अगर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो 2047 तक पुष्प की कॉन्सेप्ट हमारी देश की हो जाएगी। और जब उन्होंने कहा PUSHP, उन्होंने कहा पुष्प की 5 पेटल्स हैं और हमारा कंट्री PUSHP बनेगा। P से प्रॉस्परस भारत, U से अनस्टॉपेबल भारत, S से स्पिरिचुअल भारत, और बाद में P है वो प्रॉस्परस भारत। ऐसे उन्होंने कहा कि हमारा समृद्धशाली भारत बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी युवाओं से उम्मीद है कि 2047 का जो मिशन विजन है उसमें अपनी भागीदारी करें। वो आज के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनको अपने अंदर आत्मसात करें, अपने व्यक्तित्व में लाएं, और खुद तो कुछ करें ही, दूसरों को भी इस तरीके के कार्य करने के लिए प्रेरित करें। एक बार फिर से मैं इस महाविद्यालय परिवार को, इस महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय को, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्राचार्य महोदय को, पूरी फैकल्टी को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ आमंत्रण के लिए मैं सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।